नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर लगा रहे हैं उसका टेस्ट नंबर 4 है और टेस्ट नंबर 1, 2, 3 हमने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करके बहुत ही एनालाइज करके इसको बनाया गया है, जिससे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में लाभदायक साबित होगा। और केवल पैट का एग्ज़ाम ही नहीं लेकिन पैट के एग्ज़ाम के थ्रू बनाया गया और जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें भी आपको ये फैक्ट काम में आएंगे। और ये फैक्ट जो हैं थोड़े अच्छे लेवल के फैक्ट हैं, जिससे आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको इससे ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। तो अगर हम इस पैट एग्ज़ाम में स्कोर बनाने की बात करें तो स्कोर बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग पर कमांड कसनी होगी, मैथ और रीजनिंग पर। और जो मैथ और रीजनिंग के हम हर पेपर में जो है उनको छोड़ते जाते हैं, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, उसको हम थोड़े दिन बाद या 4-5 दिन बाद हम आपको 1 बाई 1 उसका हम वीडियो, जितने भी हम 10 या 12 जितने भी टेस्ट कराएंगे मॉडल टेस्ट, उनके जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं तो उनके हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और जिससे क्या है, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो इसमें 30 नंबर का जो है इससे अकेले आता है। ये मैथ और रीजनिंग का इसमें वेटेज ज़्यादा है। इसमें 2 DI आती हैं, 3 DI आती हैं, जिसमें एक लाइन ग्राफ, एक बार ग्राफ और एक पाई ग्राफ और एक डेटा ग्राफ, यानी 4, लगभग 3 या 4 आती हैं। कभी 3 है, कुछ पेपर में 3 है, कभी कभी 4 है। और इसके साथ ही आपको 2 कॉम्प्रिहेंसन हिंदी में और 1 कॉम्प्रिहेंसन, 1 या 2, कभी किसी किसी पेपर में 2 भी आए हैं तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसन मिलते हैं, ठीक है। और बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इनसे जो है 10-10 क्वेश्चन, पॉलिटी और इकोनॉमी से 5 और पॉलिटी से आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से आएंगे। तो इसलिए आपको ये फैक्ट आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आपको फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट गेन करना है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन बहुत बड़ा है और वेटेज थोड़ा छोटा है। इसलिए ये भी जो है क्वेश्चन गहराई में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। इसलिए हम गहराई की तरफ से ध्यान, मतलब गहराई के हिसाब से हम यानी मॉडरेट लेवल के हिसाब से तैयारी करते हुए चलें तो जो है हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है। और इसमें हम जो हमने टारगेट रखा है अपनी टेस्ट सीरीज़ का 85+ का टारगेट है, तो इसको हम पूरा कर सकें, ठीक है। और आप लोगों को भी मदद मिल सके कि हमारे चैनल से आपको इतना टारगेट बनाने का अवसर मिला। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अब प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या, प्रसिद्ध 10 राज यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। तो इसमें जो वेद दिए गए हैं, वेद हैं अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है। इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें क्या है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, ठीक है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के फैक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, ऋग्वेद का अर्थ ही होता है ऋचाओं का संग्रह, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। और इसमें 10 जो है मंडल हैं और 128 सूक्ति हैं और लगभग 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो जो चतुर्थ वर्ण है यानी अंतिम वर्ण, जो चतुर्थ वर्ण है उसका, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात की गई तो शूद्र की बात इसके 10वें मंडल में की गई। कई बार इसमें प्रश्न पूछा गया है इस तरीके से। और जो है सोम देवता को जो है 9वां मंडल समर्पित है। और जिसको जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम होर्थ कहते हैं, इसमें बताया गया होर्थ। और अगन को 200 जो है ऋचाएँ समर्पित हैं दोस्त, और इसमें इंद्र को 250 समर्पित है, ठीक है। तो इससे ऋग्वेद की जानकारी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर अर्थवेद की बात करें तो अर्थवेद क्या है, इसमें जो रोग निवारण, जादू टोना, विवाह विधि, कन्याओं को जो है जन्म की निंदा, इसी जो है अर्थवेद में की गई है। अब इसके बाद जो है यजुर्वेद में बात करें तो इसमें क्या है,
वैदिक काल के जो कर्मकांड हैं, ठीक है, और कर्मकांड के बारे में बताया गया है और उसमें इसको गद्य और पद्य दोनों खंडों में लिखा गया है, ठीक है। और पूछा जाता है, कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया पद्य खंड किस में है या गद्य खंड किस में है, तो ये यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों ही खंड हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने वाले को अधर्य भी कहते हैं। उसके सामवेद की बात करें अगर हम, तो सामवेद में है गाए जाने वाले जो ऋचा हैं, गाए जाने वाली रचना जो ऋचा हैं उनको बोलते हैं, मतलब वो इसमें हैं, सम्मिलित हैं। और इसको पढ़ने वाले को उद्धृतु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? जो धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी कौन थे? ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है। ये कौन थे? ये विक्रमादित्य के, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा के चिकित्सक थे। अब अगर इसमें और ऑप्शन ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति की बात करें, तो इसमें सेनापति नहीं, इनके जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है, जो बना है और बना भी है और जो बनता है वो है कि इनके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। इसके बाद हर्षवर्धन के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, हर्षवर्धन के समय का अगर एक प्रसिद्ध नाटककार की बात करें तो हर्ष खुद एक नाटककार थे, ठीक है। इन्होंने 2 नाटक लिखे हैं, जो प्रिय दर्शका है और रत्नावली है, और विभिन्न छोटी छोटी रचनाएं की होंगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो अपने भारत में नहीं है, ठीक है, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और सबसे पहले जहाँ पर खोज हुई थी उसे हम मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा, सबसे पहले हमें जो अवशेष मिले थे वो हड़प्पा से मिले थे, ठीक है। और हड़प्पा भी पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में है, ये भी वहीं है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और लेकिन जो है जो लोथल है और ये क्या है, दायमाबाद है और आलमगीरपुर है, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, ये जो है भारत में पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और अगर इसके कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि सिंधु घाटी का सभ्यता किस टाइप की थी, तो वो मतलब किस आकार में थी, तो वो त्रिभुजा आकार में थी। और राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको, और दयाराम साहनी के द्वारा इसका सबसे पहले खोज की गई थी, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ये जितने भी फैक्ट हैं मोहनजोदड़ो से और इससे रिलेटेड है, ये फैक्ट हमेशा याद रखें, ठीक है। एक बार आप याद कर लेंगे तो हमेशा जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो सब में जो है आपकी मदद मिलेगी, सब जितने भी एग्ज़ाम है, क्योंकि आपके हिस्ट्री बदलने वाली नहीं है, जो स्टैटिक हिस्ट्री है उसको बदलने में, मतलब अब बदलने वाली तो है नहीं, वो जैसी है वो वैसी रहेगी और आपको वही याद करना है, ठीक है। और अगर हिस्ट्री की जो है, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास की परिभाषा ही यही है कि तिथियों का जो है, तिथियों का ज्ञान होना और परिवर्तन का ज्ञान होना। तो इसमें सबसे पहले तिथि और परिवर्तन, और तिथि में क्या हुआ, तो इस तरीके से इसमें जितनी सन और तारीख जो याद रख लो वही सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था, ठीक है। तो विभक्त कब हुआ था? ये चतुर्थ बौद्ध संगति में विभक्त हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर में कुंडल में हुई थी, कश्मीर के जो एक स्थान है कुंडल में, वो ये कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है। इस जो है बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एक और है नवयान, जिसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म के जो है 3 यान हैं, एक हीनयान, एक महायान और एक नवयान, ठीक है। पिछली बार जो पैट में क्वेश्चन आया था कि नवयान जो है किसके द्वारा रचित है, और मैंने पहली टेस्ट सीरीज जो पहली टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कराया उसमें भी पहला क्वेश्चन यही है कि नवयान किसके द्वारा रचित है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा रचित है, ठीक है, उन्होंने बनाया था। अगर हम प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट जो थे अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में की गई थी, ठीक है। इसमें लगभग 300 भिक्षुओं ने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, इसके अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगति के। अगर हम द्वितीय की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगति
तो ये वैशाली में हुई थी, और जो राजा थे वो राजा कालशोक थे, और अध्यक्ष थे इसके सबकामी। अब इसके बाद अगर तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो इसमें पाटलिपुत्र में हुई थी और सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी ये तृतीय बौद्ध संगति। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें बताना भू राजस्व की रियायत का उल्लेख किस में है। ठीक है, तो इसमें क्या जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, लुम्बिनी के स्तंभ लेख में इसकी जो है रियायत और भू राजस्व की बात की गई है। लेकिन यहीं पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक और बन सकता है, बुद्ध के जन्म का वर्णन भी इसी स्तंभ में है। ठीक है, अगर हम सारनाथ के स्तंभ लेख की बात करें तो इसमें क्या धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का वर्णन है। और गिरनार के जो है शिलालेख की बात करें तो इसमें क्या सुदर्शन झील का निर्माण का वर्णन है, जो जूनागढ़ लेख में लिखी गई है और जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद सांची के स्तंभ लेख में अगर बात करें तो इसमें शिश्म शिलालेख लिखा हुआ है, जिसको बताया गया अशोक के शिलालेख। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था। ठीक है, तो गुप्त वंश के जितने भी शासक, मतलब गुप्त वंश के शासक काल में ही फायान आया था। ठीक है, और इनका क्रम भी याद रखना, जैसे एक ट्रैक है फांसी हुई तो पहले फायान, फिर जो है येस्तांग, और फिर वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, इस तरीके से आप क्रम याद रखना। तो अगर छठवां की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है यात्रा के समय गुप्त शासक जो है चीनी यात्री फायान का भारत की यात्रा के लिए निकले थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था। तो अगर भारत के पहले आक्रमण की बात करें तो पहला आक्रमण भारत का जो है 712। ठीक है, इसमें 711 दिया गया है, 711 712 है। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था, और कहाँ, सिंधु क्षेत्र पर किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर उस समय की बात करें तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। ठीक है, जैसे भी प्रथम जो सत्याग्रही कौन चुना गया तो उनके दो जो महात्मा गांधी द्वारा जो चुने गए थे वो विनोबा भावे चुने गए थे पहले सत्याग्रही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल का यानी दहलई शहर की स्थापना की थी। तो ये किसने की थी, ये जो है तोमर वंश के जो है राजा ने की थी। अब अगर हम सोलंकी वंश की बात करें, सोलंकी वंश का जो है राजकाज कहाँ था, पाटन से लेकर काठियावाड़ राज्य तक था। ठीक है, और तोमर वंश का दिल्ली में था। अगर हम चौहान वंश की बात करें, चौहान की वंश का जो वो शासन था वो राजस्थान और गुजरात के दोनों को मिलाकर था। ठीक है, और परमार वंश की बात करें तो ये धार, मालवा, उज्जैनी और क्या बोलते हैं इसको, सिंध से के निकट तक था। ठीक है, जिसको अब्बू पर्वत से लेकर सिंधु से निकट तक था जो है परमार वंश का शासन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। ये इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें दिए गए, इसमें सूची का मिलान करना है। ठीक है, अब ये परियोजनाएं हैं, इसमें अगर आपको 1-2 भी मिल जाएं तब भी आप आंसर उसको फाइंड कर सकते हैं, सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बेतवा। ठीक है, बेतवा तो हर किसी को पता होगी कि बेतवा कहाँ पर है, जो है यमुना, एक मिनट, अच्छा परियोजना नहीं है, ठीक है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक, सॉरी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो बेतवा है ये किसकी है, नदी बेतवा यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और अगर हम दूसरा क्या, सिप्रा किसकी है, पता नहीं। फिर वैनगंगा की देखते हैं, वैनगंगा किसकी है, सहायक नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और तवा नर्मदा की। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हुआ, ए का
2। तो फिर क्या है, बी जो है चंबल की, तो इसमें क्या है, बी ऑप्शन सही है, यानी शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सारगैसो सागर की बात करें तो ये कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक में महासागर में स्थित है सारगैसो सागर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीय का स्तर प्रतिशत था। तो नगरीय स्तर जो है प्रतिशत था वो कितना था, वो 31.16% था। ठीक है, जो अभी जनगणना 2021 की ही चल रही है, वो 2011 की ही चल रही है, क्योंकि 2021 में आने थी, और इसमें है कि 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। 2021 का रिजल्ट अभी नहीं आया, क्योंकि 2021 में कोरोना चल रहा था, और शायद अब 2022 में इसकी जनगणना पुनः हो रही है। ठीक है, नया डेटा आएगा तो हम बताएंगे आपको, नहीं अभी तक वही 2011 ही वाला चलेगा। अब कौन से दो देशों को जो है मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा अगर बात करें तो ये भारत और चीन को जोड़ती है। ठीक है, अगर चीन और अफ़गानिस्तान की बात करें तो चीन और अफ़गानिस्तान को कौन सी, डूरंड रेखा, पाकिस्तान और भारत को रेड क्लिफ रेखा, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कौन सी जो है डूरंड रेखा, और भारत और पाकिस्तान को भी डूरंड रेखा अलग करती है। ठीक है, जो डूरंड द्वारा खींची गई थी इसकी वजह से। इसके बाद क्या है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। अगर रूर कोयला क्षेत्र बताएं तो इसकी कौन से क्षेत्र में, ये जर्मनी में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो होती हैं, जो आरबीआई द्वारा पंजीकृत होती हैं, उनको हम राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। जैसे जो है इंदिरा गांधी ने 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और जिस तरीके से अभी उनको कुछ बैंकों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया है, तो इसमें बताया गया कौन सी बैंक जो है राष्ट्रीयकरण जो है जिसका नहीं है, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ठीक है, तो एसबीआई भी है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये इम्पीरियल बैंक थी, और इम्पीरियल बैंक से एसबीआई बनी। तो एसबीआई पहले से ही भारत की थी, और मतलब पहले से ही अलग से थी, और वो राष्ट्रीयकृत थी। ठीक है, और फिर इलाहाबाद और विजया। तो एचडीएफसी बैंक जो है ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ये विदेशी बैंक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। मतलब तभी जब जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तभी जो है जनधन खाता खोले गए। ठीक है, क्योंकि उनको बताया था कि समावेशी फाइनेंशियल इंक्लूशन करो, इसका मतलब है कि सबको बैंकों से जोड़ना। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंपनियों में से किसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो जो कंपनियां दी गई हैं इसमें क्या है, किसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। तो ये जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद है, ये क्वेश्चन एक बार मैंने शायद 2 या 3 टेस्ट में करवाया है। ठीक है, इनको सम्मिलित करना है, कौन कौन से किसके सहयोग से जो है संयंत्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वही हैं, जो है थोड़े थोड़े आगे पीछे होते हैं, कुछ परिवर्तन कर देते हैं, कुछ क्वेश्चनों को घुमा घुमा के रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और कंफ्यूज करने के लिए ये सब परिवर्तन करते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो और फिर आप उनके ऑप्शन देखिए तो आपको हंसी आएगी कि इस तरीके के ऑप्शन रखते हैं। लेकिन अगर हमें राइट आंसर ना पता हो तो उसमें क्या पता चलता है, चारों ही ऑप्शन सही लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आपको सही क्वेश्चन का पता चलता है, क्वेश्चन का आंसर का पता चलता है, तो आपको उनमें हंसी आती है। इसलिए ये थोड़े घुमा घुमा के पूछते हैं, और बड़ा ऊटपटांग बाजी जो है अनेक बार देखा गया, बाजी बार बड़ा ऊटपटांग क्वेश्चन रख देते हैं। ठीक है, तो इसका भी देखते हैं क्या है,
जैसे अगर हम बात करें भिलाई संयंत्र जो है सोवियत संघ के रूप में जो लगा था, इसके सहयोग से लगा था, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें क्या है, जो राउरकेला संयंत्र है, ठीक है, राउरकेला ये भी सोवियत संघ के ये किसके, हाँ ये राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगा था। और जो है दुर्गापुर ये तो ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, ठीक है। तो अब बचा का बी का सी का 2, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ए का 4, बी का 3, अच्छा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो पॉलिटी स्टार्ट है। जीएसटी की जो है विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है। तो ये कैसे, जीएसटी परिषद को ही अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यावदेशित से है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को जो पृथक्करण मतलब जो अलग अलग है, ये किससे है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से है, ठीक है। व्यादेशित है, ठीक है। अब इसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, देखो चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। और वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विकसित करना ये सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी सही है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का ये भी सही है, ठीक है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा ये, जो लोक चुनावों में मतदान करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये पंछी या पुंछी आयोग था, ये भी केंद्र राज्य से संबंधित था। सकारिया आयोग जो हमने पिछले टेस्ट में बताया भी था, ठीक है। जो जज थे सकारिया, चीफ जस्टिस थे, रिटायरमेंट थे उनके, सकारिया के उनके अनुसार ये जो आयोग उनके ही नाम से आयोग बना था, ठीक है। और राजमन्नार ये भी केंद्र राज्य के संबंध में था, लेकिन जो है दांतेवाला जो है ये जो पंचायत के संबंध में था, ठीक है। दांतेवाला कौन से पंचायत के संबंध में था, उन्होंने खंड विकास की बात की थी कि ब्लॉक स्तर तक चुनाव पंचायत कराना चाहिए, इसका इन्होंने समर्थन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कौन से, इसमें 233 में जिला शब्द की बात की गई है, ठीक है। जिसमें कहा गया जिला मतलब जिला शब्द की बात हुई, जिसमें कहा गया जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। तो ये कौन से 233 में जिला शब्द का उपयोग किया गया, जिसमें लिखा है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अब इसके बाद 245 में अगर बात करें तो इसमें क्या लगा है, संसद को पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी विधि बनाने का अधिकार है, जहाँ तक कि राज्य के विधान परिषद और विधानमंडल में भी विधि बना सकती है, ये अधिकार है। ये 245 आर्टिकल में लिखा है। अब 243 की बात करें तो इसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत को जो चुनाव है ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद पुनः कराए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम अनुच्छेद 239 की बात करें तो इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन बताया गया कि उनमें कैसा प्रशासन चलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन से, इसमें 214 में बात की गई है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 219 की बात करें तो 219 में बताया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। फिर उसके बाद 215 की बात करें तो इसमें उच्च न्यायालय के अभिलेख, जो उच्च न्यायालय जैसे 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए है अभिलेख का, कि अगर एक बार निर्णय दे दिया तो वो नीचे की अदालतें जितनी हैं उसके लिए वो सर्वमान्य होगा, वही एक लेख बन जाएगा, अभिलेख बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 217 की बात करें तो 217 में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीशों के सहयोग से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस धातु की प्रारंभिक बिंदु किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहती है। तो ये क्या कहती है, ये दूरी कहती है, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो बीच की दूरी होती है, लंबाई होती है, उसे हम दूरी कहते हैं।
अब इसकी बात करें हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस है, तो इसमें कौन सी गैस सर्वाधिक है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक संबंधित है। दूसरे नंबर पर है मीथेन, ठीक है। और इसके बाद ये ऑक्सीजन, और ये कोई इसका कोई हानिकारक जो है हरित गृह गैस के लिए कोई हानिकारक नहीं है, यानी इसको बढ़ावा नहीं देती ये दोनों गैस हैं। तो पहले नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नंबर पर है मीथेन, ठीक है। अब मीथेन जो है, मीथेन का उत्सर्जन कई एक तरीके से हो सकता है, जैसे जहाँ पर पशु पक्षी जुगाली करते हैं, मतलब पक्षी नहीं करते, सॉरी, पशु जुगाली करते हैं यानी रौंदते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें भी जो है मीथेन निकलती है। कहीं पर कचरा भरा है, उसमें सड़ने पर भी मीथेन उत्सर्जित होती है। या कृषि कार्य के लिए जो है धान की खेती से जब पानी ज़्यादा दिनों तक भरा रहने से मीथेन उत्सर्जित होती है, तो इससे क्या है, ये दूसरे नंबर पर है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पर। अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो अगर किस्कोग्राफ की बात करें तो ये आविष्कार है जेसी बोस ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातु में तीनों ही उपस्थित हैं? तो ये मेंडलीव की दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात की गई है, तो इसमें क्या है, पी ब्लॉक है जिसमें सारी चीज़ें उपस्थित हैं, धातु, अधातु और उपधातु में, ठीक है। अगर एस ब्लॉक की बात करें तो इसमें धातुएं हैं, और अगर हम जो है डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें धातुएं हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही हैं, ठीक है। और जीरो ग्रुप है, और जीरो ग्रुप की अगर बात करें तो जो पी ब्लॉक है उसके ही अंतर्गत, उसके ही बगल में आती हैं अक्रिय गैसें, ठीक है, जिसका ग्रुप होता है 18। और इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। और 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ठीक है। इसके बाद है, हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है? तो इसमें किसके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसमें गुण संधि है, ठीक है, इसमें क्या है, गुण संधि है। अब इसके अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दाता शब्द का सही विलोम शब्द होगा? अगर हम दाता शब्द की बात करें तो दाता शब्द का सही विलोम क्या होगा? सोम, ठीक है। इसमें देखो, दानी दाता का पर्यायवाची है, सुदाता अच्छी चीज़ देने वाला वो भी दाता ही है, कुदाता गलत चीज़ देने वाला वो भी है, तो दाता ही, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निराश्रित शब्द किसका पर्यायवाची है? जो निराश्रित, मतलब जो किसी पर आश्रित ना हो, ठीक है, तो इसका किसका? अनाथ, ये इसका जो है पर्यायवाची है, ये किसका? निराश्रित का पर्यायवाची अनाथ है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो दूर की बात सोच ना सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा? जो दूर की बात ना सोच सके उसके लिए कौन सा है? अनाग्रह सोची, ठीक है, जो दूर की बात ना सोच सके। इसके बाद निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो पुल्लिंग कौन सा है? जैसे घटना घट गई, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। दया की, ये स्त्रीलिंग। भूख लगी, तो ये स्त्रीलिंग। बुढ़ापा आ गई, ऐसे नहीं कि बुढ़ापा आ गया, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद ये है, आप इसको पढ़ लेना, हम पॉज करते हुए चलते हैं, पॉज करके, सॉरी, आप पॉज करके पढ़ लीजिए, हम धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करते हैं। आप पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है और अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी कॉम्प्रिहेंशन से है, मैंने दृष्टता से उससे उन्हें बताया, रेखांकित शब्द का अर्थ है, ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका अर्थ है निर्लज्जता से बताया, ठीक है। जो दृष्टता है इसका मतलब है निर्लज्जता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द चुनिए, ठीक है, तो ये तो सीधे ये बच्चे, मन और स्त्री और शहर एक ही वचन है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं, यह कथन किस काल का बोधक करता है? ठीक है, अगर हम काल की बात करें तो ये सामान्य वर्तमान की बात करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द जो है वो नहीं है, वो क्या नहीं है इसके बारे में बताना है। तो अगर हम देखें तो स्त्रीलिंग में जैसे आत्मा निकल गई, ठीक है,
मेहनत की तो स्त्रीलिंग है, आत्मा भी स्त्रीलिंग है, बात की स्त्रीलिंग है, लेकिन व्यवसाय किया ये नहीं, व्यवसाय की तो व्यवसाय क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्त्री का पति रेखांकित शब्द का उपयुक्त पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? ग्रामीण स्त्री का पति। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? इसका पुरुष, मतलब किसी स्त्री का पति कौन होता है? पुल्लिंग पुरुष ही तो होता है। इसके बाद दूसरा ये जो है कॉम्प्रिहेंशन है, आप इसको भी पढ़िए, हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, और हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला है, एक ऊंचा आदर्श रखें। रेखांकित शब्द है, जो ऊंचा लिखा है ये रेखांकित शब्द क्या है? ठीक है, तो ये रेखांकित शब्द क्या है? ये तद्भव है। ठीक है, ये तत्सम से बदला हुआ रूप है, इसे तद्भव कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। जो शत्रु अगर बात करें, शत्रु का पर्यायवाची है, तो शत्रु का पर्यायवाची आसनी नहीं है। ठीक है, आसनी का मतलब होता है आसन देने वाला, आसनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण का विलोमार्थक शब्द है। विश्लेषण का जो है विलोमार्थक शब्द क्या है? संश्लेषण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कर्म में एक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो कर्मिक। ठीक है, कर्म में कर्म आगे उपसर्ग है, उसमें एक जोड़ दो, कार्मिक हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अनचाहे शब्द में कौन सा समास है? अनचाहे शब्द, अनचाहे शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें अव्ययभी भाव समास है। ठीक है, अव्ययभी भाव समास है इसमें। इसके बाद ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, आप इसको भी पढ़िए। ठीक है, हम स्क्रॉल करते हैं धीरे धीरे, और आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर हम आंसर बताते हैं। ठीक है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये 46 से स्टार्ट है। तो इसमें क्या है, फ्रेच इन द पैसेज मीन्स है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो पैसेज में दिया गया उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीकॉक एग्स आर, पीकॉक के जो मोर के अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, वो कैसे होते हैं? ये बोथ जो है प्योर वाइट या स्पॉटेड। ठीक है, बेटे वाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बोथ, ए और बी दोनों ही हैं, प्योर वाइट और स्पॉटेड दोनों तरीके के होते हैं। दोनों तरीके तो नहीं होते, दोनों तरीके उसमें एक ही में होते हैं। ठीक है, हाँ, ए हर्ष रॉकस क्राई इन पैसेज मीन, इसका मतलब क्या है? जो ये लिखा है ये हर्ष रॉकस क्राई, तो इसका मतलब है जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें क्या है? इसका मतलब है सेल डोर वाज शट। ठीक है, सेल डोर वाज शट। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन भरना है इसमें। तो नेवर पार्क योर व्हीकल। ठीक है, इन नो पार्किंग जोन, जहाँ नो पार्किंग जोन है तो वहाँ पर आप क्या करो? इन वहाँ तो करोगे। ठीक है, और नेवर लगा हुआ है तो इसमें क्या इन नहीं भरा जाएगा। ये बता रहा है कि नो पार्किंग जोन से पहले खड़ी करो। ठीक है, तो ये भी नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एट। ठीक है, इसमें क्या एट, नेवर पार्क योर व्हीकल जो दिया गया है उससे कहाँ पर आपको उसके हटके अलग खड़ी करना है, जहाँ पर नो पार्किंग जोन लिखा हो वहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर एट का प्रयोग करेंगे। अब क्या डायरेक्शन जो दिया गया है वो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द प्रॉपर यूजेस ऑफ डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, जो दी गई है इसमें डिग्री का उपयोग करना है। सी लुक्स देन सैड। ठीक है, तो इसमें कौन सी डिग्री है? यूज़ प्रॉपर डिग्री। अच्छा, प्रॉपर डिग्री है, कोई बताया नहीं है। तो इसमें क्या है? इसका जो हो जाएगा मोर वाइज। सी लुक्स मोर वाइज देन सोबर्ट। हाँ, देन शब्द है तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है, यानी कंपेयर कर रहा है, तो इसमें क्या है? मोर वाइज हो जाए। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण जो विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है,
तो ये कहाँ पर स्थित है, ये नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये कौन सा, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगर हमें नृत्य की बात करें तो मोहिनीअट्टम ये केरल का है, कथकली ये भी केरल का है, ये राजस्थान का है घूमर, और ओडिसी उड़ीसा का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस से है क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस भी लगभग 10 नंबर की आती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ये 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। मधुबनी जो कला है वो कहाँ प्रसिद्ध है, ये मिथिला की प्रसिद्ध कला है मधुबनी कला। अब शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। शतरंज की जो है ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, एस विजयलक्ष्मी, ठीक है, एस विजयलक्ष्मी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये नागपुर में स्थित है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई एक बार आया है और ये जो है पीसीएस में भी आया था इसी साल, तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और ऐसे क्वेश्चन जो है पहली बार यानी है सबसे लास्ट में या विश्व में ऐसी तो ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो यह है मीरा कुमार। इसका अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम हॉर्नबिल की बात करें तो ये नागालैंड का महोत्सव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, ठीक है। कुना की बात करें तो कुना जो है क्रोएशिया की मुद्रा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुद्रा और राजधानी से 100% आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, ये युवराज द्वारा लिखी गई है, क्योंकि इन्होंने इसी जो है टेस्ट मैच में 6 छक्का मारे थे। इसके बाद है ये मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन हम आपको बाद में कराएंगे, और इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये डेटा ग्राफ है, ये बार ग्राफ है, और ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी डेटा ग्राफ है। मैथ की पकड़, मैथ और रीजनिंग की पकड़ बहुत अच्छी रखना, क्योंकि इससे आपको वेटेज ज़्यादा मिलेगा। और हम भी आपको थोड़े दिन बाद मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब देखते हैं 91 क्वेश्चन है 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। तो ये किसने जीता था, ये ईगा स्वियातेक ने जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 जून 2022 को शुरू की गई जो वैश्विक पहल लाइफ में ई किससे संबंधित है। जो लाइफ का फुल फॉर्म है उस लाइफ की बात की गई है। लाइफ जो है ई जो है एनवायरनमेंट से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी NTRI का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसकी बात करें अगर हम तो ये कहाँ पर, ये नई दिल्ली में किया है। इसके बाद है चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है। जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का आयोजन कब किया जाता है, ठीक है। तो विश्व ब्रेन, ठीक है, ट्यूमर दिवस ये कब मनाया जाता है, ये जो है ये 8 जून को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना
क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो इसने जो है अपना कार्यालय गुजरात में खोलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या था? ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था थम्पी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने निम्नलिखित पुरस्कारों की जो है नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये पोर्टल की बात करें तो इसने क्या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल शुरुआत की है, को शुरू किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निर्देशक किस भारतीय को बनाया गया? ठीक है, तो ये किस भारतीय को बनाया गया? कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? बंदरगाह और जहाजरानी और जलमार्ग से संबंधित है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो जो है हमने टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट किया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आपको ये PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।